फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो हम एक और बार हाजिर हैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर 4.6 एक्सरसाइज की डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो उसमें देखो क्या है बताएंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो देख लो दोस्तों, देखी। ठीक है, तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी शेयर करी है, देखो। और चलो फिर करते हैं। इसमें बेसिक में ही है कुछ, ठीक है। तो पहले वो कराता हूँ मैं आपको, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो वो बेसिक क्या है, सो देखो टॉपिक क्या है, आव्यूह के व्यतिक्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, जैसे आप लेट कर लो, आपका कोई रैखिक समीकरण है जिसे हम निकाय कहते हैं, रैखिक समीकरण का निकाय है समीकरणों का, क्योंकि कुछ ज़्यादा समीकरण, एक समीकरण नहीं है ना, तो हम इसको निकाय कहेंगे। अब देखो वो निकाय क्या है, मान लो a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, वैसी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। एक्स वाई जेड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स हैं आपकी, ठीक है क्या, बस a b c एंड d यहाँ पर आपका चेंजेबल है। अब देखो क्या है, यहाँ पर आपका कोई रैखिक समीकरण निकाय आपको ऐसे दिया गया है और आपसे कहता है कि इसमें आप ए बी और एक्स को कैसे लोगे। यहाँ पर ना एक चीज़ होती है, तीन चीज़ें यहाँ बहुत ज़रूरी हैं, इनमें से आप पहचानोगे कैसे, ए क्या है, बी क्या है और एक्स क्या है। देखो ए बी और एक्स को हम जैसे कैसे देखने वाले हैं, ए जो होता है सारे अचर पद जो हमारे पास एक्स वाई जेड, इनका गुणांक, यानी कि हम ये ले सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 b3 c3, ये होता है। वो दिखा नहीं आपको, देखो यहाँ पर देखो, जो a होता है, मैंने कहा कि सारे अचर पदों का एक्स वाई जेडों का गुणांक होता है, जो मैंने लिख दिया है। x जो होता है हमारे पास, वो जो अचर पद है हमारे पास, कितने अचर पद है, एक्स वाई जेड 3, वो हो गया था। b जो हमें इक्वल्स टू में होता है 2 और 3, यानी कि जो हमारे पास एकदम कांस्टेंट वैल्यूज के साथ कोई अचर पद नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, बी होता है। ठीक हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको बस यहाँ से एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। अब उस फॉर्मूले में चलना बस, वो है यहाँ पर आपका x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है ना। अब ये आया कैसे, इसको मैं आपको ऐसे ही ओरली समझाता हूँ। पहले हम देखो ए एक्स और बी की अगर हम इसको फॉर्म में लिखें, ए एक्स और बी की, जैसे कि ये फॉर्म है हमारी, जैसे कि ये फॉर्म हमारी है ना, एक ए एक्स की फॉर्म में तो है ये, ए हमारे ये पद एक्स की फॉर्म में ये, अगर हम इसकी फॉर्म में इसको लिखें, अब तो फिर हमें ए और एक्स को इंटू कराए, अगर आप ए और एक्स को इंटू कराओ ना, बिल्कुल ये आएगा ए एक्स इक्वल टू, अगर हमें बी कर दें, क्या करते हैं, बी कर दें और फिर दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करते हैं, डिवाइड यानी इंटू कर दें, तब हमारे पास ये आता है। ठीक है, अब बात इतना ध्यान रखना, ए और एक्स को इंटू करने में ये आता है भाई लोगों। तो वैसे ही हम अगर हम ए इनवर्स से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ वाला तो ए कट जाएगा ए इनवर्स से, लेकिन यहाँ वाला बी वाला बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला ये बनता है, यहाँ से हम निकालते हैं ए इनवर्स की वैल्यू, या फिर एक्स की, या कोई भी अदर टर्म जो हमें जरूरत पड़े, आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। दो टॉपिक और आए हैं यहाँ पर, संगत और असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशंस होती हैं, संगत वो है जिसका अद्वितीय हल है, अनंत हल है, असंगत जिसके हल नहीं है। देखो संगत की कंडीशन क्या है, यदि आपका डेट ए इक्वल टू ना, क्या आ रहा है, डेट ए इक्वल टू आपका अगर आ रहा है 0, क्या आ रहा है आपका, डेट ए इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, डेट ए आप इक्वल टू आपका 0 आ रहा है, तब तो वो आपका ये वाली कंडीशन अप्लाई करेगा। देखो सबसे पहले आपको समझाता हूँ शुरू से, अगर आपको डेट इक्वल टू 0 नहीं आया मानना, तो उसके जो है ना सीधे सीधे आप लिख सकते हो वो संगत है। अगर डेट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो आप उसमें एक और कंडीशन अप्लाई करोगे कि एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई करोगे बी, अगर वो ही 0 के इक्वल आ जाता है, वो 0 के अगर इक्वल आता है, तब वो संगत माना जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, अगर ऐसी अप्लाई, अगर 0 के इक्वल आ गया और फिर वाली कंडीशन भी 0 के इक्वल आ गया, तब जाके संगत कहलाएगा वो। और यहाँ पे देखो ये है, अगर वो माना मॉड ए के 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है, मॉड ए इक्वल टू 0 आ गया और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ और बी के मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तब वो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में करते हैं चलो। तो देखो ये आपका समीकरण है, ठीक है, समीकरण तो रैखिक समीकरण निकाय ये है हमारे पास। देखो इसमें जो जो आपको दिया है पहले आप वो लिख लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। ए इक्वल टू क्या है,
मैंने बताया था ना जो आपको गुणांक होते हैं 1 2 2 3, वैसे कि अब हमें बी और एक्स की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तभी भी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमें कंडीशन से अप्लाई करनी है, मॉड मतलब डेट ए निकालना है। डेट ए इक्वल टू क्या होता है, देखो मैट्रिक में रहता है ये, चलो इसको एक स्टेप और फॉलो कर लेते हैं, 1 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। अब देखो हमने डेट ए निकाला, देखो -1 आ गया, यानी कि डेट ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हो यह संगत है, अतः समीकरण जो निकाय है वो संगत है, आप लिख सकते हो, ठीक है, अतः संगत, ठीक हो गया। तो ऐसी क्वेश्चन से देखो करते हैं इनको। और देखो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो हमें दे दिया, देखो इसमें जो जो हमें मिल रहा है वो हम लिख लेने वाले हैं, 2 -1 1 एंड 1। ओके, तो हमने लिख दिया, देखो यहाँ पर 2 -1 1 और 1 लिख दिया यहाँ पर हमने, ए इक्वल टू, देखो पहले हम डेटा निकाल लेते हैं, पहले हमें हम डेटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 1 -1 1 में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो प्लस का हो गया। ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, देख रहे हो ना आप, देखो डेट ए यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आया, तो आप सीधे से लिख दो संगत है फल, मतलब निकाय निकाय। सो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ क्या आपके पास है, देखो ए इक्वल टू यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले, ए इक्वल टू क्या 1 3 2 6 ए इक्वल टू, ठीक है। बी इक्वल टू भी लिख लेते हैं, चलो बी इक्वल टू की जगह 5 और 8, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू को बताइए, यहाँ पर एक्स और वाई हैं, दो ही पद हैं, तो लिख दिया हमने एक्स और वाई, ठीक हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, डेट ए निकालते हैं हमसे पहले, हम डेट ए, देखो इसकी फॉर्म में लिखा हमने, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 1 जा 6 3 2 जा 6, ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो हम कंडीशन से अप्लाई करनी पड़ेंगी। हमारे पास क्या होता है, अगर 0 के इक्वल आ गया, हमें एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ता है, ठीक है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए और बी के लिए करते क्या है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, देखो जैसे आपने निकाला ना, आपको पता था यहाँ पर, जैसे हमने किसे निकालते हैं, आर प्लस सी M11 सहखंड जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, सहखंड जिसे हम कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए, कोफैक्टर जिसे हम कहते हैं, कोफैक्टर का इन्वर्स निकालते हैं हम, उसके बाद वो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। देखो कोफैक्टर तो ऐसे निकालते हैं, देखो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पुट करो पहले M11, यानी कि सॉरी M11, देखो A11 क्या है हमारे पास 1 है, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा 6 लिख दिया हमने। अब देखो ये हमें देखना है कि प्लस है कि नेगेटिव है, मतलब प्लस है कि माइनस है। देखो R प्लस सी यानी कि 1 + 1 2 इवन पावर है, तो यहाँ पर -1 का +1 प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया, 6 लिख दिया। वैसे थर्ड के लिए करो आप यहाँ पर, अब थर्ड के लिए, थर्ड का उपसारणिक क्या होगा, माइनर जिसे हम कहते हैं 2 होगा। अब देखो 2 लिख दिया, अब 2 नेगेटिव है पॉजिटिव वो देखना है, यानी कि 1 + 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम वाला, यानी कि इवन पावर नहीं ऑड है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो 2 का उपसारणिक क्या होगा 3 होगा। अब ये 3 नेगेटिव है पॉजिटिव वो देखो कैसे पता लगेगा, 1 और 2 फर्स्ट सेकंड सॉरी 2 और 1 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये भी इवन पावर नहीं है ऑड है तो भी माइनस आ जाएगा। 6 का उपसारणिक क्या होगा 1, अब ये ऑड और इवन कैसे बता लेगा, ये बता लेगा 2 + 2 4 इवन है तो यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। इसका इन्वर्स जो होता है, कोफैक्टर का इन्वर्स जो होता है वो होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, परिवर्त जिसे हम कहते हैं, तो जाएगा 6 -3 -2 1, ये हमने निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से इंटू करेंगे, फिर देखेंगे अगर वो 0 के इक्वल आता है तब तो माना संगत होगा, अगर नहीं आता है तब वो असंगत होगा, देखो कैसे पता चलेगा फिर। सो देखो अब देखो आपके पास ये है हमारे पास, अब इसको हम करने वाले हैं इंटू, 6 5 जा 30 8 3 जा 24, ठीक है। अब हमारे पास आगे तो कुछ है नहीं तो हम इसको इतने में छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट लेंगे 2 5 जा, देखो बताओ 5 2 जा 10 माइनस का एंड 8 1 जा 8 प्लस का। अब देखो इसका आगे हम सॉल्व करने वाले 6 और -2 दी 4, ये डज नॉट इक्वल टू 0, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम सीधे से लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, सो जो ये निकाय है जिसमें के सिस्टम, तो ये सीधे लिख दो कंसिस्टेंट है या फिर ये असंगत है, सीधे सीधे सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट लिख सकते हो, या फिर गिवन इक्वेशन आर इनकन्सिस्टेंट, या संगत से लिख दो, हिंदी भाषा शुद्ध है
पवित्र है, छोटी है, ठीक है। तो यह असंगत है। इस आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो रही है। यह निकाय संगत नहीं है, असंगत है, ठीक है, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल आता तो असंगत नहीं होता, संगत होता। ठीक हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देखो 3 इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सीधे ए इक्वल टू निकालो। पहले तो 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए, ठीक हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास तीनों अवयव हैं एक्स वाई जेड, एंड दी बी इक्वल टू हो जाएगा 1 2 4 1 2 4, ठीक हो गया। अब निकल गया ए, निकल गया बी, निकल गया एक्स, निकल गया। अब निकालना है हमें डेट ए। डेट ए कैसे निकालते, देखो 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। अब देखो किसी के भी अनुदिश कर लो, आपको बताइए तो कैसे निकालते हैं करके। देखो प्लस माइनस प्लस का सिस्टम चलता है यहाँ पर। अब देखो कैसे निकलेगा, 1 को करेंगे तो अगर 1 के साथ आर 1 के सापेक्ष कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 3 या 6 ए माइनस का 2 ए माइनस 1, बी चलेगा यूज़ करने वाले हैं 2 2 जा 4 ए माइनस 2 ए प्लस 1, एंड दे इसके करेंगे तो इन चारों को लेंगे 2 ए माइनस 3 ए, दो क्या जाने लेगा 4 ए माइनस का 2 ए माइनस का ए, ठीक है। देखो इतना आ गया। अब देखो जो आ रहा है ये ए आ रहा है, ए तो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 डेट ए, अतः निकाय क्या है, संगत है, संगत है, ठीक हो गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपके पास दे रखा है। पहले जो जो चीज़ दी गई वो लिख दो। देखो 3 -1 -2, उसका गुणांक लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड देखो एक्स है ही नहीं तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। वाई क्या है 2, जेड क्या है -1, मतलब के साथ बोल रहा हूँ मैं, वाई नहीं, वाई के साथ, ठीक है। और थर्ड में क्या है देखो A3 जो हम कहेंगे 3, B3 -5, C3 तो यहाँ पे देखो है ही नहीं क्योंकि जेड है ही नहीं तो यहाँ पे 0, ठीक है ना। जो टर्म हमें नहीं दिया वो 0, जो दिया है वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब देखो उसको हम किसके अनुदिश करने वाले हैं, यहाँ पे एक्स और वाई भी इक्वल टू भी लिख दो, चलो ठीक है ना। एक्स और वाई इक्वल टू आपको पता ही है, एक्स वाई और जेड होना है। और बी इक्वल टू आपको जो इक्वल टू में दे रहे थे वो होता है -1 3, 2 -1 3, ठीक है। अब आप निकालो यहाँ पर डेट ए जिससे हम कहते हैं। अब आप किसके अनुदिश निकालोगे, चलो हम निकालते हैं R1 या C1 का अनुदिश, C1 का अनुदिश निकाल देते हैं। देखो पहले क्या है 3, ये आपको पता है प्लस माइनस प्लस का सिस्टम चलता है यहाँ पर। और पहला क्या है 3, 3 के लिए क्या होगा देखो ये और ये 4 बचेंगे, यानी 2 0 0, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एक माइनस ऑलरेडी होता है यहाँ पर, 0 वाला लेते ही नहीं है, लासा लेंगे सीधे 3 वाला। प्लस 3 अगर हम करते हैं ये और ये, ठीक है। लासा 3 के लिए हम जाएंगे, ये और ये छोड़ देते हैं, बचते हैं इतने। 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस, और एक माइनस तो ऑलरेडी होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा ये तो, है ना। अब देखो ये 5 3 15 माइनस का 15, एंड 4 + 5 4 1 + 5 5 3 जा 15 प्लस का 15, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन को, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी तक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये एक डेटा इक्वल टू 0 आ गया ना। अब तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। मैंने इक्वल टू भी लिख दिया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने निकाला था कौन सा था, वो थर्ड था, सेकंड था, वहाँ पर तो 2/2 की मैट्रिक्स हमने ऐसी कर लिया मुझे। और यहाँ पर 3/3 की है, यहाँ पर सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, देखो पहले A11 के लिए -1 R + C होता है 1/1, यानी कि 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 -5 -1 0, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ही A12 जिसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर देखो 1 ही आएगा, इवन पावर हो जाएगी, एंड यहाँ पर 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 पॉजिटिव, बीच में तो नेगेटिव होता ही है, तो कितना आ गया है देखो -3 माइनस का, देखो यहाँ पर 0 आएगा, 2 0 0, तो ये -5 ही आएगा, ठीक हो गया। तो ऐसे सारे निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको आते ही हैं, आपने निकाल ही रखे हैं एक्सरसाइज 4.4 में 5 में देना, हाँ 4.4 में शायद, हाँ। तो देखो मैंने सारे सारे कोफैक्टर लिख दिए, तो शॉर्ट ट्रिक भी मार दी आपके लिए, डेली कर लोगे आप करके। देखो क्या है ना, ये आपने कर रखे हैं तो वहाँ पर हमने लाजी आ दी, ठीक है। तो देखो आप ऐसे करोगे, सारे वाले क्वेश्चन ठीक में निकाल दिया। अब कोफैक्टर्स आपके ना सहखंडों का क्या लिखो, आव्यूह लिखो, क्या लिखते हैं आव्यूह लिखते हैं ना, उसके बाद हम सहखंडों का, तो क्या हो जाएगा फिर हमारा आव्यूह -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 होता है ना। अगर इसका हम इन्वर्स निकालते हैं तो हमारा एडजॉइंट निकल जाता है। इन्वर्स यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, आपका निकल जाता है, ठीक है। तो देखो सेकंड कॉलम जो है उसको भी रो में कन्वर्ट कर देते हैं,
और थर्ड कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको बी से इंटू अगर हम कराते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को हमें कराना है बी से इंटू, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमारे पास देखो बी क्या दे रखा था हमें, ठीक है, तो देखो हमें जो बी दे रखा था वो हमारा था 2 -1 एंड 3, सॉरी दिखा नहीं आपको, ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए और बी, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया यहाँ से और बी हमें दे रखा था ये। अब देखो इनको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, थोड़ा बड़ा सा लगा देता हूँ मैं, ओह ये तो छोटा जी होगा वैसे क्योंकि एक ही टर्म है ना, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो 5 2 जा 10 माइनस का 10 1 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक हो गया, एक ही बार होगा। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं आगे से, 10 और जो कट गया है तो बचा यहाँ पे 15, देखो है ना, सही बोल रहा हूँ, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे तो बचेगा ये 15, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9, ठीक हो गया, और यहाँ बच जाएगा हमारा 12 से 12 कैंसिल आउट बचेगा 18, ठीक है। अब ये जीरो के इक्वल तो भाई लोगों है नहीं, जीरो के इक्वल तो ये है नहीं, तो अभी भी ये क्या है, या आप सीधे लिख सकते हो दिया गया निकाय क्या है, असंगत है, संगत नहीं है। अगर जीरो के इक्वल आता तब मानते हम कि ये संगत होता करके, अब जीरो के इक्वल ही ना आए तो ये असंगत ही तो होगा, है ना, इसीलिए दिया गया निकाय क्या है, असंगत है। ओके, सो देखो दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये रखा है 6 वाला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज मतलब इस वीडियो में लास्ट 6 तक ही करते हैं, अगले एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। 7 से देखो 6 का जो ए इक्वल टू निकलेगा, देखो 5 -1 4, 2 3 5 और 5 -2 6 होगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू तो हमें इतना निकल दिया। अब देखो बी इक्वल टू क्या होता है, जो इक्वल टू होता है 5 2 -1, इसका कोई टर्म नहीं होता है, इक्वल टू में होना उसका कोई टर्म ना होता है, ठीक है, ऐसा होता है। XYZ ये तो हमारे पता ही है। अब देखो हम निकालते हैं डेट ए, क्या निकालना है हमें, डेट ए, जिसे हम कहते हैं सारणिक निकाल देते हैं हम ए का। अब देखो वो क्या होगा, किसी के भी एन यूज़ कर दो आप, चलो R1 के एन यूज़ कर देते हैं, ये होता है प्लस माइनस प्लस, यानी कि 5 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये और ये नहीं लेते हैं, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10 माइनस का, लेकिन बीच में माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, देखो -1 है, माइनस तो ऑलरेडी है ही पहले से, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस होता ही है, प्लस का 1, और ये वाला और ये वाला टर्म नहीं लेंगे, मतलब याली रो और याला कॉलम नहीं लेते हैं, बचते हैं ये दोनों, 6 2 जा 12, 5 5 जा 25 माइनस का, बचेगा प्लस का 4, ये वाला कॉलम ये वाला रो नहीं लेंगे, बचेंगे ये 2 2 जा 4 माइनस का, 5 3 जा 15, देखो एंड 18 + 2 हमारे पास कितना हो जाता है, 28 होता है, 28 इंटू 5 अगर आप करो 140 होता है, एंड 12 - 25 का करो 13 आता है माइनस का, तो -13 हो गया, 1 से इंटू करने वही तो आएगा, एंड ये होता है हमारे पास माइनस का 19 4 जा कितना होता है 76, 19 को 76 माइनस का आएगा, ठीक है वो भी। अब देखो इन दोनों को आप अगर ऐड करो तो हमारे पास कितना आता है 140 - 89, ठीक है, और इक्वल टू आता है 51। अब देखो 51 क्या जीरो के बराबर है, 51 जीरो के बराबर तो है नहीं, तो आप लिख सकते हो ना डेट ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः निकाय क्या है, अतः निकाय जो हमारा पंच है संगत है, ठीक है। तो इस वीडियो में लेते हैं इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, 7th क्वेश्चन से लेंगे उसमें, ठीक है, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहो।